थोड़े दिन पहले ही आप टीएसएल के ऑफिस आए थे, वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे आपने कहा कि मैं नहीं मानता ये न्यूज़ को, जो हमने क्रेडिबल सोर्सेज से न्यूज़ आ रही थी, आपने कहा कि ये गलत न्यूज़ हो सकती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, मैं जो कह रहा था या जो मेरा दावा था, वो मैं कोई ज़ुबानी बात नहीं कर रहा था, वो मैं ये कह रहा था कि ऑलरेडी जो रिकमेंडेशंस हुई हैं, जो कमेटी ने की हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, या जो डिलिमिटेशन कमीशन ने की हैं, या जो संविधान में हमारे लिए वो पड़ा है प्रोविज़न, मैं उसके बेस पर कह रहा था कि कोई भी आदमी इसको इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन आपने बात की कि आपके इस चैनल ने, टीएसएल ने ये पूछा था, तो मैंने तब ये कहा था कि मैं नहीं मानता। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे ये विश्वास था कि इतना बड़ा धोखा इतने बड़े समाज के साथ सरकार नहीं करेगी। लेकिन आपके अपने विश्वसनीय सूत्र थे जिसके हवाले से आपकी खबर निकली। मैं तो मुबारकबाद देता हूं आपके जर्नलिज्म को कि बहुत बढ़िया तरीके से काम होने से पहले आप चीज़ें निकाल के ले आए। लेकिन मेरा ये उम्मीद थी, मेरा ये अंदाज़ा था कि कोई भी सरकार वो इतना बड़ा पाप नहीं करे। मैं इसको पाप कहता हूं, ये पाप नहीं, ये महापाप है जो इन्होंने किया है, महापाप है। पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए 1 सीट पीओजेके के लिए और 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की जाती है। इसी सब पर बात करने के लिए राजीव चुन्नी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर क्या खुश हैं आप इससे? पहले तो धन्यवाद जी, आपने मौका दिया। देखें, खुश क्या होना है, बड़ा बदकिस्मत लोग हैं हम, क्योंकि इंसाफ किसी ने भी नहीं किया। इन्होंने तो बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन पहले भी जो सरकारें रही किसी ने इंसाफ नहीं किया। हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, मेरे लोग मीरपुर के, बिम्बर के, छंब के, और आप देखें इसके पुंछ के जो एरियाज़ आज पाकिस्तान के पास हैं, पलंदरी और बाग और मुजफ्फराबाद और गिलगित, इन सभी जगहों के लोग जो हैं महाराजा की कैबिनेट में, महाराजा की बनाई हुई सरकार में शामिल थे। लेकिन उसके जाने के बाद आज तक हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। हम ना असेंबली में आ सके, क्योंकि हमारी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो आज जो हैं वो पार पड़ी हैं और हमारी सीटें फ्रीज हैं। और हमसे ये वायदा किए, ये कोई रातों रात कोई कहानी नहीं बनी, इसके लिए हमने लगातार मेहनत की है। सबसे पहले हम 2012 में चुनाव आयोग के पास गए थे। हमने कहा कि ये देखिए, ये संविधान में 24 सीटें खाली पड़ी हैं और हम 1/3 लोग आज हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो इसमें से 1/3 सीटें, 8 सीटें निकाल के हमें दीजिए। उन्होंने एक नोटिस जारी किया उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भारत सरकार को कि इसका जवाब दीजिए। चूँकि चुनाव 14 का सिर पे था, जब तक वो जवाब देते हैं तो चुनाव की घोषणा हो गई, तो वो मामला वहाँ रह गया और जो वहाँ पर चुनाव कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर, वो रिटायर हो गए, मामला दब गया। उसके बाद हमने क्या किया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी। हालांकि एक बात मैं बता दूं जनता की जानकारी के लिए भी, उस कमेटी का जो मेन पर्पस था वो कश्मीरी पंडितों की प्लाइट को देखना था, उसके आगे क्या किया जा सकता है उसको देखना था। हमारा मामला बाद में जोड़ा गया और जोड़ने के बाद जब वो कमेटी जम्मू में आई, हम उनको मिले, हम उनको अपने कैंपों में भी ले गए। उसमें तमाम पार्टियों के लोग थे और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन की 183rd रिपोर्ट के नाम से वो जानी जाती है, जो 22 दिसंबर 2014 को लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पेश की गई। और उसमें उन्होंने लिखा कि 24 में से 8 सीटें निकालिए और इन लोगों को दे दीजिए। और इसके लिए 24 सीटें जो ऑलरेडी रिजर्व होती है पाक ऑक्युपाइड, इसके लिए अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करनी पड़े, जैसी आज हुई है अमेंडमेंट, उसी तरह की उन्होंने अमेंडमेंट की बात की थी कि अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करनी पड़े करिए, इन लोगों को 8 सीटें दीजिए। जब तक ये लोग असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे इनका सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी कोई बात करने वाला नहीं है। ठीक है। और उसमें जो कमेटी वैली माइग्रेंट्स के लिए बनी थी, उसमें कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था कि वैली माइग्रेंट को कोई सीट मिलनी चाहिए, कहीं भी जिक्र नहीं था। कमेटी की रिपोर्ट आप खोल के देख लें, उनके लिए बाकी चीजों की सिफारिश थी, लेकिन सीटों का कहीं जिक्र नहीं था। शायद इसलिए नहीं था, उनको पता था कि संविधान में पहले से जो प्रावधान है वो पीओ के विस्थापितों के लिए है, ना कि उनके लिए है। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन बना, हम उसको दिल्ली में भी मिले और जम्मू में भी मिले।
हमने कहा इस पे गौर करिए, उन्होंने कहा ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट है कि जितनी यहाँ पर सीटें हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, जहाँ पर बड़े सेगमेंट है उनको छोटा करें, छोटे वाले को बड़ा करें। आप हमारे उस मैंडेट में नहीं आते। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हम पर कोई वो ना करिए, कोई बाकायदा लिखिए नहीं, लेकिन आप रिकमेंड कर दीजिए सरकार को कि ये लोग आए थे तो इनके लिए ये होना। क्या आंसर आया वहाँ से? देखें, उन्होंने ये बात कही कि हम इसको रिकमेंड करेंगे, और जब ये रिपोर्ट पेश हुई, रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि 2 सीटें आप वैली माइग्रेंट्स को दे दीजिए, ये उन्होंने सिफारिश की, और सफिशिएंट सीट्स, उन्होंने कहीं नहीं लिखा 1 सीट दीजिए, उन्होंने कहा सफिशिएंट सीट्स इनको दीजिए। उसका मतलब ये था कि जितनी संख्या में ये लोग हैं, आज क्या है पूरे हिंदुस्तान में जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, 1 लाख 1.25 लाख से अधिक आबादी नहीं है किसी में भी, लेकिन हम तो 12 लाख से ज्यादा लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, और 12 लाख लोगों पर आप 1 सीट देकर मजाक बना रहे हो हमारे लोगों का। और दूसरा एक धोखा और किया हमारे साथ ही साथ जो दूसरा बिल पेश हुआ पहाड़ी को जो एसटी का स्टेटस देने जा रहे हैं, वो हम तो जन्मजात पहाड़ी, इसीलिए उस एरिया को काटा गया क्योंकि हम पहाड़ी थे। अगर वो पहाड़ी एरियाज ना होते, मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर के इलाके, तो शायद उस समय के जो इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर थे शेख अब्दुल्ला साहब या प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, वो शायद उस इलाके को खाली करा लेते। क्योंकि अगर हम उड़ी को खाली करा सकते हैं, बारामूला को खाली करा सकते हैं, हम अपना श्रीनगर सिटी को खाली करा सकते हैं, तो मीरपुर खाली कराना, मुजफ्फराबाद खाली कराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सलाह मानी गई शेख अब्दुल्ला साहब की, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर की, हम चले गए यूनाइटेड नेशन में। हमारा मामला है 47 का, यूनाइटेड नेशन बना 1945 में। 2 साल का बच्चा आप फैसला कराने चले गए, और उन्होंने कहा आप सीज फायर कर दीजिए। आपने क्यों किया सीज फायर? आप इलाका वापस लेते, उसके बाद सीज फायर की बात मानते कि हाँ जी पाकिस्तान के साथ हम आज के बाद गोली नहीं चलाएंगे। और उस सीज फायर का रिजल्ट क्या हो रहा है? आज तक आए दिन सीज फायर वायलेशन होती है। आपने भी सुना होगा कितने लोग बेघर, हम तो हुए बेघर, कितने लोग बेघर हुए। और सबसे बड़ी बात यह है, दुख किस बात का है, हमने अपनी जानें दी हैं। हमारे हर परिवार ने, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने 2, 3, 4 लोग ना गवाए हों। हम भी भाग सकते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते, बनता पाकिस्तान बन जाए, लेकिन हमने उन कबायलियों के एडवांस को, उस पाकिस्तान की फौज के एडवांस को रोका, इसलिए कि महाराजा हरि सिंह जी को समय मिले, वो जाके विलय करें और भारत की फौजें यहां आए, और उसमें हम कामयाब रहे। नहीं तो प्लान क्या था, सुबह चलना है लाहौर से और दिन का खाना कश्मीर के अंदर, और कश्मीर से शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले आना, और सारा जम्मू कश्मीर हमारे साथ होगा। अच्छा। लेकिन हमने उसको पूरा नहीं होने दिया, और उसके लिए हमने जाने दिए हैं। मतलब आपका अहम रोल रहा है आपकी? बिल्कुल रहा है। और अगर कोई कहेगा ये झूठ है, हमारे पास इसके लिखित प्रमाण है। आप मेरे वो डॉक्यूमेंट्स देखिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म मुझे सरकार ने दिए हैं, ये खाली मुझे नहीं, मेरे हर परिवार को, हर सदस्य को मिले हैं कि आपका कौन कौन सा हेड ऑफ द फैमिली या आपका भाई या आपकी बहन वहां मारी गई थी, ये सब लिखा है। हमने अपने लोगों को मरवा के इस रियासत को बचाया है, अपना खून लगाया, हम ये कह रहे हैं। और हमसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा? मेरे पिताजी अपने मरते दम तक उनकी आंखें पथरा गई थी। वो कहते थे मेरे से बदकिस्मत कौन होगा कि मैं अपने बाप को तड़पता मरता छोड़ाया, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सका। और अंतिम संस्कार आप किसी इंसान का बेटा ना कर सके अपने बाप का, और उसको चील कौओं ने खाया, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कोई पता नहीं। ये इंसाफ हो रहा है हमारे साथ? बीते 75 वर्षों से हमारे साथ धोखा हो रहा है। और आज जब आप पहाड़ियों की बात करते हो, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मैं सबूतों के साथ सामने आऊंगा। यहां ऐसे लोग हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं, उनकी नौकरियां लगी रजौरी पुंछ में, वहां जाकर नौकरियां रिटायर होने के बाद वहीं मकान बना लिया, आज वो पहाड़ी बन गए। मुझे बताएं किसी का कबीला कैसे बदला जा सकता है? अगर वो कहीं यहां से वहां चला गया, उसका कबीला कैसे बदल गया, वो पहाड़ी कैसे बन गया? ये एक, मैं कहता हूं, एक मजाक है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे मामले में जम्मू का जो जिला है, डीसी जम्मू या तहसीलदार जम्मू जवाब देते हैं कि जम्मू एज पर सेंसस रिपोर्ट 2011 यहां पर 0 पहाड़ी स्पीकिंग लोग रहते हैं, इसलिए आपको नहीं दिया जा सकता। मैंने इनको कहा मैं जम्मू का नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूं अगर मैं मीरपुर से आया हूं मुझे मीरपुर का दो, क्योंकि आप उसको इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। जो लोग पुंछ से आए हैं उनका पुंछ का कंसिडर करो, जो लोग मुजफ्फराबाद से आए हैं उनका मुजफ्फराबाद का कंसिडर करो। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, अब हम अदालत में हैं। लेकिन मजेदार बात यह है
कि बीच में मुझे पता चलता है कि जम्मू से एक इशू हो गया और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो डाके चल रहे हैं यहां पर। जब हमने आरटीआई लगाई तब जाकर ये मजबूरी में माने, वो भी हमने धमकी दी कि हम आपको ना निकलने देंगे ना खुद जाएंगे यहां से, तब इन्होंने माना हाँ जी हमने जम्मू में एक इशू किया है। अगर जम्मू भाई साहब जीरो पार्टी स्पीकिंग है एज पर सेंसस 2011, मैं नहीं कह रहा, इनके मुताबिक, तो जनाब एक भी आदमी को कैसे मिल सकता है? इसका मतलब है आपने क्या किया, आपने जो एक ये जो कानून बनाया कि कौन लोग पहाड़ी होंगे, उसके साथ एक नक्शा भी बनाया कि किसको पहाड़ी के किस कमरे में बिठाना है, किस पहाड़ी को कमरे से बाहर बिठाना है। ऐसे बनते हैं कानून, इसलिए कि आपकी जो दृष्टि थी वो वोट बैंक पर थी। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, जिनको आप अपना वोटर बनाकर लाए हो उनका तो पता नहीं वो क्या करेंगे, लेकिन मेरे लोग जो करेंगे वो आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। और ये निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा इन्होंने किया है। और जिन लोगों को आज मुझे बताएं, एक तरफ आप कहते हो जी कश्मीर में नॉर्मलसी है, वहां पर लोगों ने पत्थर छोड़ के लैपटॉप पकड़ लिए हैं, वहां पर टूरिस्ट इनफ्लो है। अगर सारा कुछ ठीक है भाई साहब, तो कश्मीरी पंडितों की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज वहां सुरक्षित हैं, वहां से लड़वाना चाहिए था ना। आप उनको नॉमिनेट करके ये संदेश दे रहे हो कि कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, ये वहां नहीं लड़ सकते, इसलिए हम इनको दूसरे द्वार से ला रहे हैं। तो अगर उस द्वार से ला रहे हो भाई साहब, मैंने क्या कसूर किया? और इल्जाम क्या लगता है? किसी ने कहा मुझे, उन्होंने कहा जी आपके लोग तो बाकी पार्टियों से भी जीत के आते रहे। मैं क्या, वो तो पंडित भी आते रहे, मुझे बताएं। ये तो मंत्री भी थे, सारी जिंदगी हांडू साहब मंत्री रहे, पूरी जिंदगी रहे, फिर उनका दामाद मंत्री बना, हमारे ये बकाया साहब मंत्री बने। कौन कश्मीरी पंडित है जो मंत्री नहीं बना? इनकी भागीदारी रही। लेकिन मेरे लोग अगर किसी दूसरी पार्टी से आए हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगे मैं मीरपुर का विधायक हूं, वो ये कभी नहीं कहेंगे मैं छंब का विधायक हूं, वो ये कभी नहीं कहेंगे मैं कोटली या बिम्बर का विधायक हूं, वो ये कभी नहीं कहेंगे मैं बाग या पलंदरी का विधायक हूं। भाई वो तो कांग्रेस के विधायक थे, या वो जम्मू वेस्ट के थे, या जम्मू ईस्ट के थे, या जम्मू कंटोनमेंट के थे, वो कहां थे वहां के। लेकिन जब मट्टू जीत के आया, वो कहता था मैं हब्बा कदल का विधायक हूं। हब्बा कदल का मतलब वो अपने घर का विधायक था। लेकिन मैं कभी घर का विधायक नहीं बना, मुझे ना कभी मौका मिला और ना इन्होंने कभी नसीब कराया। अब मैं एक बात बताऊं कि बहुत बड़ा विस्फोट मुझे तो ये भी लगता है कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भी अब पार्टी छोड़ देंगे। कई लोगों ने मुझे कहा है और दुख चितलाया है, उन्होंने अपनी पार्टी की गलतियों पर यह बात कही है कि पार्टी ने गलत किया है, इस पूरे बड़े समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्योंकि दो जगह आपने हमें मारा, आपने एसटी से भी हमें निकाल दिया और आपने हमारी सीटें भी छीन ली, ताकि ये विधानसभा के अंदर भी बोलने के लायक ना रहे। ये बड़ी त्रासदी है, दुख भरी कहानी है। मैं समझता हूं कि जो लोग आगे बड़े दुखी थे, बड़े व्यथित थे, उनके जख्मों पर आपने नमक छिड़का। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितनी सीट्स होनी चाहिए थी आपके लिए रिजर्व? क्या एक्सपेक्टेशन क्या थी? और साथ में थोड़े दिन पहले ही आप टीएसएल के ऑफिस आए थे, वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे आपने कहा कि मैं नहीं मानता ये न्यूज़ को, जो हमने क्रेडिबल सोर्सेज से न्यूज़ आ रही थी, आपने कहा कि ये गलत न्यूज़ हो सकती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, मैं जो कह रहा था या जो मेरा दावा था, वो मैं कोई ज़ुबानी बात नहीं कर रहा था, वो मैं ये कह रहा था कि ऑलरेडी जो रिकमेंडेशंस हुई हैं, जो कमेटी ने की हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, या जो डिलिमिटेशन कमीशन ने की हैं, या जो संविधान में हमारे लिए वो पड़ा है प्रोविज़न, मैं उसके बेस पर कह रहा था कि कोई भी आदमी इसको इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन आपने बात की कि आपके इस चैनल ने, टीएसएल ने ये पूछा था, तो मैंने तब ये कहा था कि मैं नहीं मानता। मैं इसलिए कह रहा था कि मुझे ये विश्वास था कि इतना बड़ा धोखा इतने बड़े समाज के साथ सरकार नहीं करेगी। लेकिन आपके अपने विश्वसनीय सूत्र थे जिसके हवाले से आपकी खबर निकली। मैं तो मुबारकबाद देता हूं आपके जर्नलिज्म को कि बहुत बढ़िया तरीके से काम होने से पहले आप चीज़ें निकाल के ले आए। लेकिन मेरा ये उम्मीद थी, मेरा ये अंदाज़ा था कि कोई भी सरकार वो इतना बड़ा पाप नहीं करे। मैं इसको पाप कहता हूं, ये पाप नहीं, ये महापाप है जो इन्होंने किया है, महापाप है। और जिन लोगों ने कराया है, जो लोग यहाँ हेल्प पे बैठे हैं, मैं कहता हूं उन लोगों से पूछना चाहिए। दिल्ली वालों को तो कुछ पता नहीं है, मजाक बना के रख दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब, हम इसलिए वहां से निकले थे क्योंकि हमें मजहबी आधार पर निकाला गया था। मैं हिंदू और सिख था, और जो लोग बच गए थे, बीमार थे, नहीं निकल सकते थे, उनके धर्म परिवर्तन हो गए।
वो मुस्लिम बन गए। मेरे बख्शी नगर में जहां मैं रहता हूं, यहां 2 भाई यहां हिंदू हैं, इनके सगे 2 भाई वहां मुस्लिम हैं, सगे 2 भाई। हमसे बड़ा किसके साथ धक्का हुआ है? लेकिन आप इंसाफ नहीं कर रहे और आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हो जिनका कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मजाक है ये? मैं समझता हूं कि ये सरकारें, ये सिस्टम, ये अगर इंसाफ नहीं देगा, हमारे लोगों को आगे चलने का रास्ता नहीं दिखाएगा, तो क्या करेंगे लोग? लोग तो दुखी होंगे। मैं कहता हूं इतने दुखी हैं हम इस फैसले से कि सरकार को किसने मत दी, किसने इनको ये सलाह दी। मैं तो कहता हूं उनके कान पकड़ने चाहिए। बाकी ठीक है कि अगर आपको भरोसा है कि जिन नकली लोगों को हमने पहाड़ी बनाया है, मैं नहीं कहता सारे नकली हैं, कुछ असली लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी शादियां हो गई रजौरी पुंछ में, घर जवाई बन गए, वो पहाड़ी हो गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरियां करते थे, रिटायर हुए, पहाड़ी हो गए। क्या तमाशा बनाया हुआ आपने। मैं भी वहाँ चला जाता, रजौरी ज़मीन ले लेता, मैं भी पहाड़ी बन जाता। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मेरे जो लोग विस्थापित, आपको पता है डांगरी में 1 जनवरी 2023 को हमला हुआ था मिलिटेंट्स का, जो 7 लोग वहाँ मारे गए थे, वो 7 के 7 हमारे POJK के विस्थापित थे। वो परिवार पहले वहाँ मरे पीछे 47 में, और 70-72 सालों के बाद उनको यहाँ आके मारा गया। यह रोज़ की कहानियाँ, मरते आए हैं, हम इससे परवाह नहीं करते। हमने फौज में भी नौकरियां की हैं, देश की भी सेवा की है, 47 में भी मरे हैं, आगे भी हम मरने से डरेंगे नहीं। लेकिन आप उन लोगों के साथ ये इंसाफ कर रहे हो। अच्छा, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको कहते हैं जी हम पहाड़ी बनाएंगे, लेकिन जो उन्हीं के रिश्तेदार भाई बहन जम्मू में हैं वो गैर पहाड़ी हो गए। किसी का वंश नहीं बदलता भाई साहब। आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा फार्मूला है कि आपने जम्मू से जाने वाले, शादी करने वाले, रजौरी में नौकरी करने वाले का वंश बदल दिया, उसका पूरा आपने तरीका बदल दिया? इसका जवाब आपको आने वाले समय में देना पड़ेगा, और इसके लिए हम अदालत में खड़े हैं। हम एक पब्लिक मूवमेंट भी बनाएंगे, निश्चित तौर पर जो बिरादरी फैसला करेगी वो हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजीव चूनी जी, जो कि नाखुश है, एक सीट रिजर्व की गई है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो देखना अब ये है कि गवर्नमेंट इनकी बात सुनती है और कोई अमेंडमेंट लाती है या नहीं लाती।